Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. A very good evening to all of you. सभी लोगों को मेरी तरफ से संध्या क्या नमस्कार. ठीक है. आइए सर, सब लोग आ गए लाइन पे. सब लोग को गुड इवनिंग. ऑनलाइन है सब लोग? कौन कौन है जी? गुड इवनिंग. आइए सब लोग. सिर्फ दो तीन लोग ही आए हैं अभी. फटाफट ज्वाइन करो सब लोग. ज्वाइन करे सब आदमी. आइए. कल अपन ने मॉडर्न इंडिया के रिगार्डिंग बात करी थी. आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और उनको देखेंगे और समझेंगे और उससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी कलेक्ट करेंगे और साथ में इन प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आइए. कल हमने आजाद हिंद फौज तक बात करी थी. ठीक है. जिसमें मैंने आपको बताया था कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में और इसकी स्थापना करी थी रास बिहारी बोस ने. ठीक है. और फिर इसका चार्ज दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को. ऐसे ही आजाद हिंद फौज की जगह आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने. ठीक है. एससी बोस ने. कब? 1943 ईस्वी में. ठीक है. तो ये दूसरे का आंसर था. आजाद हिंद फौज वाला क्लियर कर दिए सर. बिल्कुल. चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है. मतलब हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. इसे उपद्रव की जगह आप अशांति का जनक कह सकते हैं. ठीक है. फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है. ठीक है. तो ये अंग्रेजों ने नाम दिया वैलेंटाइन चिरोल ने कि भाई भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है. आंसर दो इसका. भारतीय अशांति का जनक. गैंग साहब गलत. गौतम राइट आंसर नहीं है, गलत है. ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है. ये बता दूं मैं तुम लोगों को. इसका राइट आंसर है बी. बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है क्योंकि आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक अपने टेन्योर में मैक्सिमम टाइम जेल रहे और जैसे ही वो बाहर आते थे आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करते थे जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता था. आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में एकता के लिए उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव महोत्सव की शुरुआत की थी. और ऐसे ही आप देखेंगे कि एनी बेसेंट के साथ मिलके उन्होंने एक संगठन की स्थापना करी थी. मालूम होगा आप लोगों को. तो यहां पर भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को. ठीक है. लोकमान्य की उपाधि इन्हें दी गई है और बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है. महाराष्ट्र के थे. ठीक है. और इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव महोत्सव की शुरुआत करी थी. ठीक है. उसके बाद कई सारी किताब भी लिखी है. केसरी, मराठा. ठीक है. ये किताबों की रचना की है बाल गंगाधर तिलक ने. आइए. तो तीसरे का राइट आंसर क्या है? बी. ये ध्यान रखना कि भारतीय शांति के जनक ये एग्जाम में पूछा हुआ है. सर कोई ग्रुप बने हैं क्या जिससे बताया जाए हो कि अब क्लास स्टार्ट हो गई? नहीं, अभी तो कोई ग्रुप नहीं है. नॉर्मली 6 बजे का टाइम है. 2 4 10 5 मिनट आगे पीछे पता आप लाइन रहे. 6 बजे आप लाइव रहे, मतलब लाइन पे रहे. 6 बजे के बाद कभी भी 5 मिनट 10 मिनट में स्टार्ट हो जाती है. वैसे 1 2 दिन से दिक्कत हो रही है 2 4 5 मिनट का. अदरवाइज आप देखें कल से 6 o'clock स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप 6 o'clock कहीं भी रहे प्रेजेंट रहे. ठीक है. ओके. कोई नहीं. एक बार 2 दिन से दिक्कत हो रही है, नहीं तो डेली आप देखेंगे 6 o'clock 6 1 6 2 मतलब 6 बज के 1 मिनट 2 मिनट पर क्लास शुरू हो जाती थी. ठीक है. अच्छा. ओके ओके ओके. तो बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर. क्लियर हो गया जी. 3 का राइट आंसर इज बी. वेरी गुड. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो भाई. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो.
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो पहले तुम लोग। 4 का 4 का आंसर गौतम, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है। और कोई नहीं है? और कोई आंसर दो। डी, डी रॉन्ग आंसर, डी इज रॉन्ग आंसर। बारडोली सत्याग्रह का आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? राइट आंसर सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मालूम नहीं है तुम लोगों को? नीरज, राइट आंसर बी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बारदोली सत्याग्रह किया। सबसे पहले बारदोली जो है ये है गुजरात में, ठीक है। और यहां से ध्यान रखना 3 क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। कहा तुमने सी दिया था? सी और डी दोनों लिखा है। डी, अच्छा, गौतम ने बाद में सी लिखा है। गुजरात में है। और ये बारदोली की महिलाओं ने, यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन्हीं महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो पार्टिसिपेट किया, लीड किया वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ की महिलाएं इनके नेतृत्व से प्रभावित, इनके लीडरशिप से आप देखेंगे प्रभावित होकर इनको, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बारदोली गुजरात में है और बारदोली की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सर पिछले 2 दिन तक वेट करते रहे, पता चला क्लास ही बंद हो गई। अरे भाई, कब क्लास बंद हो गई? डेली क्लास चल रही है। क्लास तो डेली चल रही है, बंद कैसे हो गई? हाँ, 1-2 दिन से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी 1 घंटे बाद ही क्लास, 1-1.5 घंटे बाद ही क्लास बंद हुई है। नहीं तो नॉर्मली रोज क्लास चल रही है, ठीक है। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या है इसका? 4 का सी। क्लियर हुआ यहाँ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो बोलो, फटाफट रिप्लाई कीजिए मुझे। यस और नो, जितने लोग हैं सब लोग रिप्लाई करें, जितने लोग हैं सब लोग रिप्लाई करें। सबका क्लियर हुआ? सबका क्लियर हुआ? ये सारे वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो मैं दूसरे फैक्ट्स बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको केयरफुली देखें। नहीं समझ में आता है आप मुझे पूछना, मैं उसका, और अगर किसी को इस लेवल से नहीं समझ में आता है तो अपन 0 टू टॉप लेवल तक भी जा सकते हैं, बट ये है कि समझ में आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूं कि सबको समझ में आ गई बात। क्लियर? अरे क्या 3 लोग ही क्लास ले रहे हैं क्या? सिर्फ 3 लोग ही या 4 लोग ही क्लास ले रहे हैं कि या और लोग भी हैं? जितने लोग क्लास ले रहे हैं सब लोग रिप्लाई करेंगे। मुझे सबका आंसर और सबके रिप्लाई की आवश्यकता है। कोई ऐसा, मैं हूं ना अच्छा, गौतम मुझे पूरा विश्वास है तुम हो, लेकिन मेरे लिए तुम जितने प्यारे हो उतना ही सभी प्यारे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि तुम प्यारे तो हो ही, साथ में और जो प्यारे हैं उनके साथ भी अपन प्रॉपर, क्योंकि गुरु के लिए सभी समान है। और मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग, जितने लोग भी लाइव इतना मेहनत कर रहे हैं, वो सब क्वालिफाई करें। मेरा आशीर्वाद और मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ है। लेकिन ये तभी होगा जब इंटरेक्शन प्रॉपर होगा, क्योंकि इंटरेक्शन किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए। आप आंसर दो, गलत ही दो, लेकिन आंसर दो जरूर, क्योंकि यहाँ पर गलती का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप गलत आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मान लो अभी तुम्हारे मन में कोई गलत आंसर है, ठीक है, और तुमने यहाँ सोच के कि सर क्या कहेंगे मुझे नहीं आता है, और ये सोच के तुम मन मन में रह जाओगे और वो आंसर नहीं निकालोगे। यहीं पर वो जब गलती क्लियर रेक्टिफाई नहीं होगी तो फिर वो दिमाग में बैठी रह जाएगी और एग्जाम में वही चीज दोबारा तुमको रिकॉल होगी। तो यहाँ गलती करोगे और जब मैं उसको सही करूंगा तो फिर तुम्हारा तुरंत दिमाग में करेक्शन होगा कि अरे यार मेरे दिमाग में तो इसका आंसर ये बैठा था, जबकि राइट आंसर ये है। तो यहीं पर वो दिमाग में राइट आंसर फिट हो जाएगा,
ताकि अगर कमिंग फ्यूचर में जब आप उस क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे या उसको देखेंगे तो सीधे सीधे आपके दिमाग पर क्लिक करेगा कि नहीं, मैंने तो गलत आंसर दिया था क्लास में, सर ने ये राइट आंसर बताया था और इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो उस गलती को यहीं पर निकालना है। यहां पर हम यही तो काम कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हम हमारी अपनी गलतियों को निकाल के उसकी जगह हम अच्छी चीज, अच्छे जो राइट आंसर्स हैं उनको अपने दिमाग में फिट कर रहे हैं। तो राइट आंसर तभी फिट होगा जब आप रॉन्ग आंसर देखें और फिर उसको समझेंगे। ठीक है, बोलो क्या डाउट है? बोलो भाई, डाउट क्या है? डाउट बोलो जल्दी, डाउट क्या है? डाउट लिख दिया करो, क्योंकि पूछोगे और फिर उसके बाद डाउट लिखोगे, टाइम लगता है उसमें। इसलिए सीधे सीधे डाउट लिख दिया करें कि सर ये डाउट है, मैं एक बार इसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है जी? निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे भाई? सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। राइट आंसर इज बी, गुरु तेग बहादुर। और ये सिखों के नाइन्थ, नौवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, मैंने पढ़ा है कि 1942 में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की और स्टैब्लिश किया था, और 1941 में कैप्टन मोहन सिंह भाकना ने आजाद हिंद फौज। अरे, कैप्टन मोहन सिंह भाकना और रास बिहारी बोस दोनों ने ही किया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था। और इन्होंने ये जो तुमने पढ़ा है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, उसकी भी स्थापना करी थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो ये अकेले नहीं किया, रास बिहारी बोस और भाकना जी ने, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। दोनों इसके फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, आइए। तो नाइन्थवे गुरु थे हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर, और इन्हीं गुरु तेग बहादुर के बेटे थे 10वें गुरु। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इनके बेटे थे गुरु तेग बहादुर के। ये 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है जी? गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन? गुरु तेग बहादुर। क्लियर? क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। ये कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस डैश के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। गौतम, गलत आंसर है। गौतम, गलत आंसर है। 6 का आंसर बताओ, एक बार और रेक्टिफाई करो। राइट आंसर क्या है? रेक्टिफाई करो एक बार दोबारा से। राइट आंसर इज ए। सोच समझ के थोड़ा देर से दो, लेकिन सही आंसर दो। जल्दी जल्दी देने के चक्कर में गलत नहीं देना है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है और फिर राइट आंसर देना है। तो 6 का राइट आंसर ए है। अब ये है क्या जी? ये परमानेंट सेटलमेंट, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अब ये परमानेंट सेटलमेंट है क्या, इसको थोड़ा समझिएगा। किसी को मालूम है इसके बारे में? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मालूम है? हाँ या ना में जवाब देना, एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तुमको लिखने में टाइम लगेगा। अगर हाँ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। चलो बताओ कि इसमें टैक्स का जो रेट था वो क्या डिसाइड किया था कॉर्नवालिस ने? बताओ सर, सिख गुरु के बारे में थोड़ा लिखवा दीजिए। बिल्कुल लिखवा दूंगा नीरज, डोंट वरी। पहले इसको कर लेते हैं। ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लिखवाना है वो लास्ट लास्ट में मैं एक शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अच्छा 10/11 रहा है। चलो देख लो इसको, परमानेंट सेटलमेंट क्या था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर जब अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया तो उस समय आप देखेंगे लगान तो वसूल रहे थे, क्योंकि उस समय रेवेन्यू का एकमात्र सोर्स था लगान।
क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी ट्रेड था उसको तो टेक ओवर कर लिया था। जो भारतीय बिजनेस व्यापार करते थे उनको मजबूर करते थे कम दाम में खरीद बेचने के लिए, और उनकी चीजों को खरीद के उन्हीं को कम दाम में बेचते थे, जिससे भारत का उद्योग धंधा और व्यापार बिजनेस तो बर्बाद हो चुका था। अब अंग्रेजों के पॉलिटिकल कंट्रोल करने के बाद भारत भारतीयों से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया। तो रेवेन्यू क्या था जी? तो रेवेन्यू का आधार था एग्रीकल्चर। कृषि से जो लगान मिलता था वही राजस्व का स्रोत था, रेवेन्यू का सोर्स था। अब आप जानते ही हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो इट्स डिपेंड ऑन मॉनसून, और मॉनसून का तो आपको पता है, कभी इरेगुलर, कभी रेगुलर है, कभी इरेगुलर है, कभी लेट हुआ, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, ऐसे होता है। तो इसीलिए भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ कहते हैं। मतलब जिस साल अच्छा मॉनसून होता है, अच्छी बारिश हुई तो फसलें अच्छी हो गई, बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। या तो यहां पर आप देखेंगे कि अंग्रेज लगान वसूलते थे और वो लगान इरेगुलर होता था। कर्नवालिस के टाइम में ये डिसाइड किया गया कि भाई अपने को मतलब नहीं है उससे, अपने को तो प्रॉपर लगान चाहिए एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। और इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। परमानेंट सेटलमेंट का जो ये सेटलमेंट है ये किया गया भाई साहब लैंडलॉर्ड से। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। जमींदारों से ये एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, ये क्या था? तो आप जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं, कृषि किसान, वो लगान देते थे जमींदारों को, और जमींदार जो है ये पे करते थे अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेज जो है इन जमींदारों के थ्रू किसानों से लगान वसूल करते थे। ठीक है, क्योंकि जमींदार बहुत पुराने थे और उनको एरिया का पता था और कलेक्शन भी पता था कैसे कलेक्शन करना है, तो वो करके और फिर अंग्रेजों को पे करते थे। यहाँ पर ये परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, और ये सेटलमेंट किया गया लैंडलॉर्ड्स के साथ, जमींदारों के साथ। क्या? तो आप देखेंगे कि 90% का, 90% का मतलब कहा गया कि 100 में 90% तुमको लगान पे करना है हमें, बाकी ऊपर 100% के ऊपर जितना कलेक्ट करना चाहते हो तुम करो, और उसका परसेंटेज रखना, 90% आपको हमें देना पड़ेगा, 90%। और अगर तुमने नहीं दिया इतना लगान तो तुम्हारी जो जमींदारी है, लैंडलॉर्डशिप है, उसको हम नीलाम कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने जमींदारों पर तलवार लटका दी। ठीक है, अब भाई साहब जब ये तलवार लटकी तो जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण, मोर एंड मोर एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। बारिश हुई, लगान, फसल हुई, लगान दिया, नहीं हुई तो किसानों की जमीनें छीन ली गई। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस बंदोबस्त के थ्रू मास लेवल पर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। ये जो अस्थाई बंदोबस्त है ये भारत के कई प्रांतों में लागू किया गया। कौन कौन से? तो आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद मद्रास के नॉर्दर्न एरिया में, उत्तरी क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। ये वो क्षेत्र थे। उसके अलावा एक बनारस भी है, वाराणसी। ठीक है, यहां भी। तो बनारस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के नॉर्दर्न रीजन में ये परमानेंट सेटलमेंट किया गया लैंडलॉर्ड जमींदारों के साथ। ठीक है, और कहा गया कि अगर तुमने नहीं पे किया इतना परसेंट तो तुम्हारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, और इस तरह से मास लेवल पर किसानों का। ऐसे ही दूसरे सेटलमेंट भी शुरू किए गए जिसको हम महालवाड़ी बोलते हैं। महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, नहीं, रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, ये भी कुछ इसी तरह का था जिसमें किसानों के साथ एग्रीमेंट किया गया और नहीं पे करने पर उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन को फिक्स बनाने के लिए यहाँ पर ये परंपराएं शुरू होती हैं किसानों और जमींदारों के साथ, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट के रूप। इसकी शुरुआत आप देखेंगे 1793 ईस्वी में हुई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने 1793 में ये बंदोबस्त शुरू किया इन क्षेत्रों में। एक बात। दूसरा, यहां पर हम कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं तो कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है जी। भारतीय नागरिक सेवा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। क्यों जी?
सेवा का जनक, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज क्यों कहा जाता है? तो इसने आप देखेंगे कि दरोगा व्यवस्था शुरू की, मतलब गांव में आप देखेंगे एक चौकी, पुलिस चौकी की स्थापना की, और उसका इंचार्ज पुलिस चौकी की स्थापना की, और उसके इंचार्ज के रूप में दरोगा को नियुक्त किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि डीएम को दीवानी और फौजदारी के सारे अधिकार दे दिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिले में। तो इसने कुछ ये इस तरह के सुधार भी किए। उसके अलावा इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था सुधार के लिए कॉर्नवालिस कोड की भी शुरुआत करी थी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए कॉर्नवालिस के काल में, जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, और ये पुलिस व्यवस्था, पुलिस स्टेशन की स्थापना और दरोगा को इंचार्ज के रूप में स्थापित करना, ये सारी व्यवस्थाओं की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा की गई, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके कान और दिलो दिमाग तक पहुंच रही है, और जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा है? बताओ भाई, यस और नो का जवाब दे मुझे। क्या मैं उम्मीद करूं? अरे हाँ या ना में जवाब दोगे कि सो गए सब लोग? जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दें और उससे टाइप करने की कोशिश करें। ज्यादा लंबा टाइप करने में अगर कष्ट होता है तो यस सर में वाई वाई और एस लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। और एस लिखने में भी दिक्कत है तो सिर्फ वाई लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि यस है। और एन लिखोगे तो नो समझ में आए। लेकिन रिप्लाई सबका चाहिए, मतलब जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, क्लास ले रहे हैं, वो सब लोग हाँ ना में जवाब देते रहेंगे। आपके इसी हाँ ना के जवाब का जो जवाब है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मुझे प्रोत्साहित करता है आपकी तरफ सम्मोहित होने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, क्या मेरी आवाज सुन रहे हो तुम लोग? आवाज जा रही है कि माइक बंद हो गया है? हम्म। हम्म। तीन चार लोग ही यार रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग को क्या दिक्कत है? टाइप नहीं कर पाते या सिर्फ सुनना ही अच्छा लगता है? कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है क्या जी? जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मत दो जवाब। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे जवाबों का। तब तक मुझे इंतजार रहेगा जब तक उधर से यस और नो का जवाब नहीं आता। ऐसे ही मैं इंतजार करता रहूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई आंसर। आंसर बताइए। अब 6 7 नंबर का आंसर बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की, इसकी स्थापना कब हुई थी? गौतम आग लगा दिया तुमने, सीधे हिला दिए साफ। हिल रहा हूं मैं, कंप्यूटर भी हिल रहा है साफ। बताओ भाई, और लोग भी रिप्लाई करें। गलत सही जो आ रहा है। दूसरे, ये डीएम सेंग, तुम्हारा नाम क्या है भाई? एक बार नाम लिखना अपना। ये डीएम एस, सर बहुत अच्छा लगता है। अरे डीएम सेंग नाम क्या? डिम्पल। अच्छा डिम्पल नाम है। लड़का हो कि लड़की? डिम्पल मेल या फीमेल हो? अच्छा गर्ल, ठीक है ठीक है, ओके। ओके डिम्पल, तुम्हारे भी आंसर काफी सही होते हैं, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो राइट आंसर, बहुत अच्छा है डिम्पल। ओके, सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो 7 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। कहीं 1602 भी लिखता है, कहीं 1600। तो 1600 राइट आंसर है। राइट आंसर है सी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। सभी कंपनियों के सामने ईस्ट इंडिया लिखता है जी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबके सामने ईस्ट इंडिया लगता है, लेकिन ये बात कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजों वाली, ठीक है। तो यहां पर
1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में पहली कंपनी सूरत में और साउथ इंडिया में पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, चलिए ये बात हो गई 7 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ भाई फटाफट। जितेंद्र, डिम्पल, गौतम, नीरज, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 का आंसर बताओ। रोहित आ गए क्या? सो रहे थे क्या तुम रोहित? हैं, आते हो लेट? आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी है। हैं, गदर पार्टी की स्थापना। निर्मा सरफ से दो मैं तुम लोगों को। डिम्पल का आंसर सही है। अब स्वाति मीना का भी आंसर सही है। सर ढोकला खा रहा था, अच्छा। सारा यहीं ले आते ढोकला खाने, थोड़ा मुझे भी खिला देते। मतलब पढ़ते यहाँ क्लास में तो तुम लोग सही रहते हो, और जैसे ऑनलाइन लेते हो सारा कांड करते रहते हो तुम लोग ऑनलाइन। खाना पीना सोना सब होता रहता है। मन करता है तो बीच में थोड़ा सो भी लेते हो, और उसके बाद नींद खुलती है तो जवाब देते हो। बढ़िया है। ये ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहे तो इससे बेहतर आनंद की प्राप्ति क्या हो सकती है। ना रूम रेंट लगेगा, ना मेस का खाना खाना पड़ेगा। घर में आराम से एक रूम ले लो और चिल करो, जस्ट चिल। ठीक है, आइए। तो आप देखेंगे गदर पार्टी, गदर एक प्रेम कथा इसका नाम है भाई। इसकी स्थापना हुई थी, आप देखेंगे कब, कब आई थी जी? गदर एक प्रेम कथा। इसके फाउंडर हैं अनिल शर्मा, और इसके हीरो हैं सनी देओल। ठीक है, देखो सोहन सिंह भाकना इज राइट आंसर। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। क्लियर? सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, इन दोनों ने मिलकर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। ये एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी, गरम दलीय पार्टी थी। ठीक है, जो अपने अधिकारों की मांग, हक, अपने हक को छीन के लेना चाहती थी। ठीक है, इसने कई सारे मैगजीन जारी किए और कई सारी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। तो 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, पहुंच रही है। एकदम खटाखट रिप्लाई करना है, ताकि मैं भी दीवाना मस्ताना बन जाऊं। ऐसे ही मैं तुम लोगों से बहुत प्रेरित हूं, मतलब खुश हूं कि एकदम तुम लोग की तैयारी एकदम झमाझम चल रही है। इस बार 2020 में जेईएन को फाड़ देना है। ठीक है। ओहो नीरज, तुमने तो कह के साफ और दिल जीत लिया मेरा। ठीक है, चलिए बढ़िए, ये प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पता चल गया सबको? सबको कंफर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8? क्या मैं उम्मीद करूं कि क्वेश्चन नंबर 8 सबको कंफर्म हो गया? यहां से जो फैक्ट्स बताए हैं वो सारे ध्यान में रखने हैं, बता रहा हूं मैं तुम लोग को। 1913 सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल, राम सोहन सिंह भाकना, सारे चीजें हमें पूरी तरह से याद रखना है। ठीक है, पूरी तरह जो फैक्ट्स बता रहा हूं, हो सकता है कि सोहन सिंह भाकना की जगह लाला हरदयाल होता, डेट पूछ लेता, जगह पूछ लेता, जगह तो पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इसके साथ साथ सारे फैक्ट्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मोहब्बत से आपके लिए आता है। ये रहा आपका 1 लाख रुपए का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना करी थी? जो भी इसको बताएगा वो कौन बनेगा करोड़पति के इस सीरीज में शामिल होने वाला है। कौन बनेगा करोड़पति के सीरीज में? सवाल है 1 लाख रुपए का, जल्दी जवाब दीजिएगा। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की?
एक से अधिक लोगों ने अगर इसका जवाब दिया तो फिर 1 लाख में से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कौन बनेगा जेईएन का ये ये क्वेश्चन है रोहित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, गुरु गोविंद सिंह। नाम सुना होगा आपने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहां पर? तो पटना साहिब में। आज के डेट में इसको पटना साहिब बोलते हैं, पटना में है भाई ये। 1666 में इनका जन्म हुआ था और भाई इनकी गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो गई थी 1708 ईस्वी में। कहां पर? नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। अभी आप देखेंगे कोरोना के दौर में कुछ गए थे पंजाब से नांदेड़, वो सब बस में कोरोना लेके आ गए थे। तो 1708 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। ठीक है, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु थे भाई साहब। ठीक है, पापा कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, इनके पापा का नाम तेग बहादुर था और माता जी थी इनकी माता गुजरी। माता गुजरी, इनकी माता का नाम था खालसा। और इन्होंने ही 5 सिद्धांत दिए, कड़ा, कंगा, कच्चा, कटार और केस। ये 5 चीजें जो पंजाबी सिख लोग लगाते हैं, कड़ा, कंगा, कच्चा, कटार और केस। ये 5 चीजें, तभी तो आप देखिएगा आप एयरपोर्ट पर कटार लेके, वो सुई भी नहीं लेके जा सकते और ये लोग कटार लेके घूमते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बाल रखते हैं, पगड़ी लगाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, बिना कोई पुलिस वाला इनको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत दिए थे इन्होंने। और 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु पटना साहिब, पटना सिटी में है। यहाँ के सांसद कौन है जी? बताओ जल्दी, कौन कौन है पटना का? बताओ जल्दी, यहाँ के सांसद कौन है? माननीय मंत्री जी। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे, अभी कौन है? अच्छा, गौतम भाई हैं पटना के। तो कौन है भाई सांसद? बताओ। नहीं बताओगे तुम लोग? सांसद का नाम नहीं पता है? माननीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं यहाँ के सांसद। एनीवे, 1708 नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने एक दल बनाया खालसा और अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त फाइट किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग। क्या मैं उम्मीद करूं क्वेश्चन नंबर 9 कंफर्म हो गया और इससे जो जुड़े तथ्य हैं ये आपको समझ में आ गए? आ गए जी? आ गए सबको? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करो भाई फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। नवीन क्या लिख रहे हो? गिरिराज, गिरिराज क्या है? नवीन, गिरिराज, गिरिराज सिंह तो नाम नहीं ले रहे हो? वो बेगूसराय से हैं, बेगूसराय के, उधर बेगूसराय के सांसद हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। ये जेईएन बनने का पहला कदम है। पहले कदम में पहला आंसर 1,000 रुपए का। 1 लाख से घट के 1,000 आ गया। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? स्वाति, गौतम, डिम्पल, रोहित, नवीन, बताओ भाई आंसर फटाफट। सब लोग आंसर करें, सब लोग अपना अपना, जिसको जो आंसर आता है। राइट आंसर क्या है जी? राइट आंसर है ए, प्लासी का युद्ध। ओहो, प्लासी का युद्ध मालूम है ना? 23 जून 1757, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी के मैदान में। अब ये एक एग्जाम में सिविल सर्विसेज बिहार के बीपीएससी में पूछ लिया कि वेयर इज सिचुएटेड प्लासी। प्लासी कहाँ है भाई? ये जो प्लासी का मैदान है ये कहाँ है? कौन बताएगा? कौन बताएगा जी प्लासी का मैदान कहाँ है? एक एग्जाम में पूछा हुआ है, प्लासी का मैदान कहाँ है? कौन बताएगा? मत बताओ तुम लोग, मैं बता देता हूं। ये मैदान है बंगाल में। ठीक है, प्लासी का मैदान बंगाल में है। अच्छा, ये युद्ध था ये कुछ और था? कोई बताएगा प्लासी के युद्ध के बारे में? प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हो तुम लोग? यस और नो रिप्लाई करो मुझे। प्लासी का युद्ध एक युद्ध न होकर
एक षड्यंत्र मात्र था, कॉन्स्पिरेसी थी ये, मालूम है? डील थी। नो सर। डिम्पल, नीरज, डील। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी। मतलब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर नाम था उसका, मीर जाफर को लालच दिया कि अगर तुम नवाब के अगेंस्ट अगर हमारा सहयोग करते हो तो तुम्हें हम नवाब बना देंगे और सिराजुद्दौला को डिफीट करके यहां से भगा देंगे। मीर जाफर लालची टाइप का आदमी था, वो अंग्रेजों के बहकावे में आ गया और उनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो गया और सारी दरबार की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने लगा, मतलब अंग्रेजों को दबाने लगा, बताने लगा। और धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसी बढ़ती रही और एक दिन अंग्रेजों ने चैलेंज कर दिया सिराजुद्दौला को। ठीक है, सिराजुद्दौला अपनी पूरी दल बल के साथ, अपनी सेना के साथ प्लासी के मैदान में पहुंचा। एक तरफ अंग्रेजों की सेनाएं और एक तरफ अंग्रेजों की सेना, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने आदेश दिया, कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन अटैक। कमांडो हिल ही नहीं रहे। फिर बोला, कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन। कमांडो हिल ही नहीं रहे। सिराजुद्दौला को समझते देर नहीं लगी कि भाई साहब इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। बेचारा बच बचा के भागा वहां से। ठीक है, और इस तरह से बिना युद्ध लड़े अंग्रेज ये युद्ध जीत गए, इस प्लासी के युद्ध को। इसलिए कहते हैं कि ये युद्ध नहीं होकर एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और आप देखेंगे इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का एक एक इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया और मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया। लेकिन मीर जाफर का इतना एक्सप्लोटेशन किया कि मीर जाफर को अंततः अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर उसके दामाद मीर कासिम को बिठाया गया गद्दी पर। मीर कासिम इंटेलिजेंट था। मीर कासिम ने अब एक तो शिमला अपनी जो आर्टिलरी था उसको अपने कब्जे में लिया और उसके बाद रेवेन्यू अपने कब्जे में लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। इसमें 3 लोग साथ में लड़े। 3 लोग कौन कौन से? तो एक तो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, दूसरा मुगल सम्राट था शाह आलम सेकेंड और तीसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों मिलके एक साथ बक्सर का युद्ध लड़ते हैं 1764 में और कहते हैं कि ये जो बक्सर का युद्ध था ये प्लासी के युद्ध की पूर्णाहुति थी। मतलब प्लासी के युद्ध ने डिसाइड कर दिया था कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन बक्सर के युद्ध ने फिक्स कर दिया कि अब भारत पर अंग्रेज ही राज करेंगे, कोई और नहीं। क्योंकि इस समय जितने कंटेम्पररी रूलर्स थे उन सभी रूलर्स को एक साथ अंग्रेजों ने डिफीट किया और फाइनली इस युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया। यहीं पर आप देखेंगे ब्रिटिश इंपायर की स्थापना होती है भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो यहीं पर हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या ये जो स्टोरी बताई ये दोनों समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल। मुंगेर से मुर्शिदाबाद उसने अपना हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया था। ये समझ में आ गया जी सबको? अरे आया कि नहीं? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई डिंपल, अवध के नवाब के साथ, और अवध के क्षेत्रों को भी पर अधिकार स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ नीरज, डिंपल, रोहित, गौतम, जितेंद्र। जितेंद्र कहां सो गया भाई? जितेंद्र, सभी लोग आंसर बताएं इसका। स्वाति, ओ स्वाति भी है। स्वाति आंसर बताइए। सब लोग आंसर बताएं। 11 का आंसर क्या है? 11 का आंसर सब लोग दे रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई दे, फिर मैं बताता हूं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी जी? आर्य समाज की स्थापना बता दीजिए, कब हुई थी आर्य समाज? 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। वेद समाज की स्थापना 1876 में, 1867 में।
और प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1867 में हुई थी। सर नमस्कार। ठीक है। अब आइए बात करते हैं इनके फाउंडर्स की। आर्य समाज की स्थापना करी थी दया बाबू ने। दया बाबू ने करी थी, दया जी ने। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा ने, राजा ने, राजा बाबू ने। और फिर वेद समाज की स्थापना करी थी, आप देखेंगे आत्माराम पांडुगर आत्माराम जी ने। ठीक है। आत्माराम पांडुंग आत्माराम पांडुरंग जी ने। ठीक है। नहीं, 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 ये किया था केशव चंद्र सेन ने, केशव जी ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम ने। ठीक है। आत्माराम ने। अब ये आपको दोनों ही फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं, डेट भी और फाउंडर भी। ठीक है। इसके हिसाब से कौन सा हुआ? ए का वन का वन का आर्य समाज, बी। ठीक है। राइट आंसर होगा बी। वन का बी, टू का ए। ठीक है। टू का ए, थ्री का डी और फोर का सी। राइट आंसर बी है। ठीक है। और इसके डेट भी आप ध्यान रखिएगा। रोहित सर, आपने प्रार्थना सभा लिखा है। प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज को, सभा या समाज एक ही होता है। ठीक है। उसमें कोई केशव, देखो चार पांच लोग हैं भाई। ठीक है। इसमें चार पांच लोग हैं, एक दो लोग नहीं है इसमें। प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज की स्थापना में चार पांच लोग हैं, तो उनमें चार पांचों में से किसी एक का भी नाम पूछ सकता है। केशव चंद्र सेन भी है, आत्माराम पांडुरंग भी है। मैंने कहा ना चार पांच लोग हैं, तो उनमें से किसी का भी नाम पूछ सकता है। ठीक है। ये ध्यान रखना रोहित। केशव चंद्र सेन के साथ आत्माराम पांडुरंग भी है। ठीक है। ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। चार का डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें श्री राम लुलु नायडू हैं। श्री राम लुलु नायडू जो हैं, ये ये इन्होंने अ, ठीक है। 'श्री राम लूट', ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर थे। और इन रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी के हित में, जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज ने अंतर्राज्यीय विवाह को प्रेरित किया। ऐसे ही ब्रह्म समाज है, इसने विधवा विवाह को समाप्त किया। वेद समाज है, जो जो भारतीय वेद है, जो वैदिक समाज है, हमारा जो सनातन समाज है, उसकी तरफ आगे लोगों को बढ़ने और उसके आचरण को फॉलो करने की बात कही। प्रार्थना समाज है, यहाँ भी आप देखेंगे जो धार्मिक कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने की, आपसी भाईचारे की बात की गई। ठीक है। तो ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्म्स वाले सोसाइटीज हैं। ठीक है। मैं इनका एक लिस्ट लिखवाऊंगा तुम लोगों को, जो एग्जाम में पूछता है इनके नाम। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ क्लियर जी? ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ फटाफट। रिप्लाई करो मुझे। नीरज, डिम्पल, रोहित, गौतम, जितेंद्र, बताओ भाई। 12 का आंसर बताओ। 12 का आंसर, 12 का आंसर सब लोग क्या बता रहे हैं? ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? राइट आंसर ए, लॉर्ड विलियम वेंटिक। देखिए,
यहां से कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्वाति, जितेंद्र, रोहित, गौतम, नीरज, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, इससे सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर। दूसरा पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तीसरा पूछता है भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। फिर पूछता है भारत का फर्स्ट वायसराय, ठीक है। और फिर पूछता है भारत का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल। और फिर पूछता है भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। फिर पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय प्रथम एवं स्वतंत्र भारत का फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम भारतीय। ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है जी? ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है? देख, पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, लॉर्ड क्लायू। यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स, यहां पर विलियम वेंटिक, यहां पर लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन, यहां पर माउंट बेटन। और ये है सी राज गोपालाचारी। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? ये जो मैंने लिखा है यहां पर किसी को कहीं कोई दिक्कत है? कोई चीज जो नहीं समझ में आई? कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई नहीं समझ में? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में एक दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं सारे के सारे। डिम्पल, उसको रॉबर्ट क्लाइव भी बोलते हैं और लॉर्ड क्लाइव भी लोग बोलते हैं। उसका नाम था पूरा रॉबर्ट क्लाइव। यहां कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हुआ? इसका स्नैपशॉट ले लो या लिखना चाहते हो तो लिख लो, या जिसको पता है तो और अच्छी बात है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? या स्नैपशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया भाई सबने? मिटा दो, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां पर अंग्रेज एक चार्टर एक्ट चलाते थे बॉस, ठीक है, जिसके थ्रू इंग्लैंड में कानून बनता था और वो भारत में आता था। तो एक चार्टर एक्ट ऐसे ही है, 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के थ्रू आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब उसे भारत का कर दिया गया, क्योंकि वो कहते थे कि बंगाल का कहने का मतलब एक प्रोविंसेस का लग रहा है और भारत का मतलब पूरे भारत पर, क्योंकि इस समय तक पूरे भारत पर अंग्रेजों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो चुका था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार आप देखेंगे कई सारे चेंजेस किए गए, जिसमें पहला चेंज, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, आप देखेंगे कि जो ट्रेड पर बैरियर था, पहले आप देखेंगे कि 20 साल चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने का जो मोनोपोली थी, वो मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और फ्री ट्रेड फॉर ऑल कर दिया गया। सबके लिए फ्री ट्रेड कर दिया गया। ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति आके भारत के साथ व्यापार कर सकता है, एक बात। दूसरी बात
कि आप देखेंगे इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले, विधि अधिकारी के रूप में, ठीक है, जिसने भारत में अंग्रेजी एजुकेशन शुरू किया था। आपको मालूम होगा एंग्लो एंड एंशियंट एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया इसी समय, ठीक है। और आईपीसी इंडियन पैनल कोड इसी समय लिखना शुरू हुआ इसके लीडरशिप में, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। तो ये सारे चेंजेस आप देखेंगे 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग आए थे। क्लियर हुआ क्लियर जी? यस और नो? क्लियर? बढ़ू आगे। तो राइट आंसर 12 का बी, ए है शायद, ए है, हाँ ए है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, बोलो जल्दी। क्या सो गए क्या सब लोग? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ। 13, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई सैंडर्स की हत्या? एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन ये, सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? अच्छा रोहित, निर्मा सरफ से धोऊं मैं तुमको? हैं? आज बल्ले पापड़ी खा के आज दिमाग तुम्हारा फिर गया लग रहा है। मंगल पांडे ने मारा था सैंडर्स को, मंगल पांडे ने मारा भी है किसी को, किसी अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी अधिकारी को। भगत सिंह, राइट आंसर इज भगत सिंह। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? इसके एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो सैंडर्स है, ये था भाई लाहौर का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एएसपी लाहौर का, ठीक है, असिस्टेंट पुलिस, ठीक है, लाहौर का एएसपी था। और आपको मालूम होगा कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन मालूम है ना? और इसी साइमन कमीशन में लाहौर में, मालूम है ना, लाहौर में किसने, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया था इसने। और इसी जिसमें लाजपत राय गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे और 1 महीने बाद लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ध्यान है ना? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो क्रांतिकारी थे ये सब क्षुब्ध थे। और भगत सिंह ने जो एचआरए की स्थापना करी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो भारतीयों को किसी भी तरह से प्रताड़ित करता है या उन पर लाठीचार्ज करता है या किसी भी तरह से हरास करता है, उसका हम बदला उसी तरह से लेंगे। तो लाजपत राय ये भी गरम दल के नेता थे। इनकी डेथ के बाद ये लोग पगला गए और फिर इन्होंने डिसाइड किया इस मंगल पांडे, इसको जॉन सैंडर्स को मारने का। और फिर जॉन सैंडर्स को आप देखेंगे बग्गी पर जा रहा था, पीछे से बाइक से आए और फिर बोला भगत सिंह ने हेलो हेलो, उसने पीछे देखा, हु इज दैट, ढिसके आओ, 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी और सैंडर्स वहीं पर ढेर हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर सैंडर्स की हत्या करी थी भगत सिंह ने। इनके दोस्त थे राजगुरु सुखदेव, ठीक है, सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु, ये तीनों। और तीनों को भाई साहब इसी कॉन्स्पिरेसी और असेंबली में बम फेंकना और भी क्रांतिकारी घटनाओं के लिए 1931 में फांसी दी गई थी। क्लियर हुआ जी? क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरी आवाज आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है और आपको ये बखूबी समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, और उसको आप रिकॉल भी कर रहे हैं पूरे ध्यान से। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या भाई सब लोग जगे हुए हैं या सो रहे हैं? एक तो तुम लोग घर पे जो है ना, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा करो, बेड पर लेट के पढ़ना मत, और ना ही कभी क्लास लेना। सब लोग टेबल चेयर पर बैठेंगे, टेबल चेयर नहीं है तो जाके लाओ एक टेबल और चेयर,
बैठने के बेड पर जहां टेक लगा के तुम बैठे या बैठते पढ़ने बैठे, तो ये जान लेना। हाँ नवीन, बिल्कुल मेरे लाल, लेकिन 17 दिसंबर 1928 का ये डेट सही है। लूसेंट में लिखता है 1928, क्योंकि ये दिसंबर का महीना था ना, तो कई किताब जो है 1928 भी लिखते हैं नवीन मेरे लाल। तो 1928 नहीं है, डेट सही है। जो ऑथेंटिक किताब है उनमें डेट आता है, तो दिसंबर का महीना था, इसलिए 1928 भी कहते हैं लोग। ठीक है, कम कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं? यस और नो रिप्लाई करो यार। तुम लोग बहुत मतलब रुला देते हो यार मुझे तुम लोग, मतलब मैं बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, रोना चाहूं रो ना पाऊं, दिल कितना मजबूर है। ठीक है, यह मैं रो भी नहीं सकता तुम लोग के सामने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, फटाफट रिप्लाई कीजिए। पूछने से पहले सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉट के अग्रणी थे। कहां पर अग्रणी थे? भूदान में, रॉलेट में, स्वदेशी में, बारडोली में। आंसर बताओ जी। अभी इसका आंसर मिला, थोड़ा सा आईक्यू लगाओगे पता चल जाएगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, जहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। तो ये अग्रणी इसमें भूमिका अदा करी थी बारदोली के आंदोलन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राइट आंसर इज सी। वेरी गुड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी चार्टर एक्ट से क्वेश्चन है बॉस। ठीक है, आंसर दीजिए। किस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मतलब ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया? राइट आंसर दो, राइट आंसर जल्दी। 1 लाख रुपए का नहीं, ये 2 लाख रुपए का क्वेश्चन है। 2 लाख का चेक काटने वाला हूं मैं अमिताभ बच्चन के कलम से। 2 लाख का चेक कटने वाला है। अगर नहीं, अगर गलत आंसर दोगे तो मैं ही चेक ले लूंगा वापस तुम लोगों से। क्या मैं उम्मीद करूं? क्या भाई? सी है आंसर? रिच सी है इसका आंसर? सी है? सी है? सबके आंसर गलत हैं, सबके सबके। जितने लोगों ने, नीरज, रोहित, गौतम, नवीन, डिम्पल, नीरज, अब मतलब यार, डिम्पल मुझे ये नहीं समझ में आता है, पहले तुम गलत आंसर बताती हो, फिर सही बताती हो। ये तो एक बार